Hi folks, it is good to see you all here again. In today's video, we will learn about a very famous lyrical poem, Daffodil. And this poem is composed by William Wordsworth. This video will be beneficial for all those students who are preparing for UP PGT, TGT as well as UGC NET. In this video, we will see the detailed analysis of this poem. So you guys will be able to solve each and every questions which will arise from this topic. So without further delay, let's get started. First of all, we will see the background of the poem. सबसे पहले हम इस पोएम के बैकग्राउंड को देखेंगे, जिससे आप लोग इस पोएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब के सब आप एग्जाम्स में सॉल्व कर पाएँ। इस वीडियो का सबसे पहला एम और लास्ट एम यही है कि इस पोएम से जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप सब के सब जो हैं सॉल्व कर सकें, और इसके लिए ज़रूरत है कि इस पोएम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब के सब आप लोग जो हैं वो आप लोग समझ सकें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में आ सकते हैं बैकग्राउंड से रिलेटेड वो क्या क्या है। देखिए, इट इज़ अ लिरिक पोएम। अब सबसे पहले बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिरिक पोएम। देखिए, लिरिक पोएम इज अ फॉर्म ऑफ अ पोइट्री इन विच अ पोइट एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल फीलिंग्स और इमोशन। ठीक है, लिरिक पोएम एक ऐसी पोइट्री होती है जिसमें जो पोइट है वो अपने एक्सप्रेशन, जो उनके पर्सनल फीलिंग्स होती हैं या इमोशंस होते हैं, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जो डैफोडिल्स है वो किस टाइप की पोएम है। इट इज़ अ लिरिक पोएम एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, इस पोएम का जो दूसरा टाइटल है वो क्या है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ओके, अब दिस पोएम इज composed in year 1802. This is the very important fact that you must remember. अब कभी भी किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसके सबसे पहले टाइटल के रेलेवेंस के बारे में देखते हैं। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं इस पोएम के टाइटल का क्या नाम है, इट इज़ अ डैफोडिल। अब डैफोडिल क्या होते हैं, डैफोडिल इज़ अ काइंड ऑफ अ येलो फ्लावर्स। ठीक है, तो पोइट ने उस फ्लावर के नेम को क्यों टाइटल में लिया, बिकॉज देखिए क्या हुआ था, नियर अबाउट 1800 जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनके भाई की डेथ हो गई थी, और जैसे उनके भाई की डेथ होती है तो जो पोइट हैं वो काफ़ी लोनली फील करते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइटल है वो ये इन्फॉर्म करता है कि जो हमारे पोइट दैट इज़ अ विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही लोनलीनेस फील करते रहते हैं, किसके बाद, अपने ब्रदर की डेथ के बाद। लेकिन जैसे ही वो इस डैफोडिल्स के गार्डन को देखते हैं उनके अंदर एक अलग सी खुशी भर जाती है, और जितना भी जो उनका दुख होता है, जो रिमॉर्स वो फील कर रहे होते हैं, वो ऑल ऑफ सडन गायब हो जाता है। ठीक है, और उनको लगता है कि जो आज तक का जो नेचर का सबसे बड़ा गिफ्ट है वो उनको इस गार्डन को देखने के बाद मिल गया। ठीक है, अब ये पोएम कब लिखी गई थी, तो दिस पोएम वॉज रिटन बिटवीन सम 1804 टू 1807। जैसे कि मैंने बताया कि कंपोज हुई थी 1802 पे, और ये लिखना कब चालू हुआ था, 1804 और 1807 के बीच में। अब ये पोएम जो है वो 2 वॉल्यूम्स में है। पहला वॉल्यूम जो है वो 1807 पे आया था और दूसरा वॉल्यूम जो है वो 1815 पे आया था। ओके, अब इसके अलावा आप लोगों को जो फैक्ट याद करना है वो ये है कि देखिए, अब ये पोएम तो उन्होंने लिखी, लेकिन क्यों लिखी, इसका इंस्पिरेशन क्या था। 15 अप्रैल 1802 को विलियम वर्ड्सवर्थ जो रहते हैं वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ इंग्लैंड के एक गार्डन पे घूमते रहते हैं, और वो गार्डन में वो क्या सडनली किसको देखते हैं, डैफोडिल्स के बगीचे को देखते हैं। ये बहुत, वहाँ पे एक साथ बहुत सारे डैफोडिल्स होते हैं। देखिए, इमेजिन करिए कि जो गार्डन होता है उसमें कैसे होते हैं, तो इस गार्डन में सिर्फ डैफोडिल्स थे। तो जैसे उन्होंने इसको देखा उनको काफ़ी अच्छा फील होता है, और उनके भाई की जो डेथ के कारण जो उनके अंदर एक सूनापन आ गया था वो ऑल ऑफ सडन गायब हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंड, आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लिरिक पोएम. It is also known as a I Wandered Lonely as a Cloud. It is composed in 1802 and this poem is published in a 2 volume. The first volume was published in 1807 and the second volume was published in 1815. Now let's start द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. ओके, देखिए इस जो वीडियो पे जो हम लोग इस पोएम के हर उस इम्पॉर्टेंट लाइन को देखेंगे जो कि एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस पोएम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इस पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो बीच बीच की लाइन से आते हैं. अगर आप लोग ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा होगा यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के, तो उसमें
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इसमें जो क्वेश्चंस जो भी पुट होंगे वो इस पोएम की लाइन से आएंगे। तो मेरा एम ये रहेगा कि मैं आप लोगों को ये पोएम इतनी अच्छे तरीके से समझा दूँ, इतनी अच्छी तरीके से लर्न करवा दूँ कि आप लोगों को इसके बीच से कोई भी वर्ड भी आए तो आप लोग एबल करें उसको एग्ज़ाम के समय रिकॉल करने में। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहला देखिए ये पोएम जो है वो 4 स्टैंजाज में। सबसे पहला स्टैंजा जो है वो क्या बोलता है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, यहाँ पे आई किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे आई जो है विलियम वर्ड्सवर्थ खुद के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अकेला बादलों की तरह घूम रहा था। कहाँ घूम रहा था, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर अ वेल्स एंड हिल्स। कहाँ घूम रहा था, मैं बादलों की तरह अकेला हिल्स और लेक्स के ऊपर घूम रहा था। When all at once I saw a crowd, और तभी क्या होता है, मुझे एक क्राउड दिखता है। देखिए यहाँ पे जो वर्ड क्राउड है वो किसके लिए डिनोट किया गया है, डेफोडिल्स के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, डेफोडिल्स के लिए। अब इसके बाद देखिए एक वर्ड आता है अ होस्ट। यहाँ पे जो वर्ड अ होस्ट है वो विलियम्स वर्ड्सवर्थ किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, वो अपने खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप अगर ये सारे वर्ड समझ में आ गए तो देखिए अब इसको हम लोग आराम से इस पूरी स्टैंजा को समझ सकते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं क्लाउड की तरह अकेला घूम रहा था। कहाँ पे, वेल्स और हिल्स के ऊपर। तभी मैं डेफोडिल्स के एक झुंड को देखता हूँ जो कि कहाँ पे थी, बिसाइड्स द लेक, बीनीथ द ट्री, लेक के साइड में और पेड़ों के नीचे। एंड दे वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, और वो लोग क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे, एक दूसरे से हिल रहे थे। और ये डांस कैसे कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो है हवा का मोशन ऐसा था जिससे पेड़ आपस में हिल रहे थे, तो वो ऐसे दिख रहे थे जैसे लग रहा था कि ये लोग डांस कर रहे हैं। देखिए इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में साइड पे ये मैंने दे रखा है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप इस वीडियो को रोक करके ज़रूर से अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, क्योंकि उससे सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो लाइन से कहीं ना कहीं पे आते हैं। जैसे कि अगर स्टैंजा 1 पे देखेंगे तो एक बार ये क्वेश्चन जो है, इस लाइन से क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी पीजीटी पे आ चुका है, बिसाइड्स द लेक, बीनीथ द ट्री, फ्लटरिंग द डांसिंग इन द ब्रीज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंजा। In the second stanza, poet start continuous as a star that shines and twinkle on the Milky Way. देखिए अभी इसके पहले वाले स्टैंजा में पोइट ने ये कहा कि उन्होंने क्या देखा, डेफोडिल्स को देखा जो कि ऐसा लग रहा था कि क्या कर रहे हैं, वो आपस में डांस कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं। और वो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टार्स जो मिल्की वे में आपस में ट्विंकल करते हैं, सेम उसी तरीके से डेफोडिल्स भी उनको ऐसे ही लग रहे हैं कि वो आपस में ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज है नेवर एंडिंग लाइन, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो डेफोडिल्स थे वो इतने ज़्यादा है कि जहाँ तक पोइट की नज़र जा रही है वहाँ तक उनको डेफोडिल्स के बगीचे में डेफोडिल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये नेवर एंडिंग लाइन का मतलब यही है कि पोइट की जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक उनको डेफोडिल्स नज़र आ रहे हैं। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे 10,000 सॉ आई एट अ ग्लेंस। देखिए यहाँ पे हाइपरबोला का यूज़ हो रहा है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म हाइपरबोला? हाइपरबोला का मतलब होता है जब आप किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ये 10,000 वाला वर्ड भी यूपी पीजीटी में आ चुका है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में, अगर आप लोग देखेंगे तो ज़रूर से दिखेगा। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि डेफोडिल्स जो है इतने सारे हैं कि कभी वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, एक बार में वो कितने कितने डेफोडिल्स देख पा रहे हैं, एक बार में वो 10,000 डेफोडिल्स देख पा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, आपस में अपने हेड्स को टॉस कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको सेकेंड स्टैंजा समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू दी third stanza. In the third stanza, poet starts with the waves beside them dance, but they outdid sparkling waves in a glee. अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी ये डेफोडिल्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि ये आपस में डांस कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो क्या हैं, काफ़ी ग्ली हैं। ग्ली वर्ड का मतलब होता है वो बहुत ही खुश हैं। ठीक है, अब पोइट कुड नॉट बट बी अ गेम इन सच अ जैकॉर्ड कंपनी। अब क्या बोल रहे हैं कि वो लोग आपस में इतने खुश हैं और उनको देख करके पोइट भी अपने आप को खुश होने से नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि अभी तक बैकग्राउंड में देखा जाए तो पोइट क्या थे, काफ़ी लोनली फील कर रहे थे अपने
ब्रदर की डेथ के कारण, लेकिन वो जब डैफोडिल्स को ऐसे डांस करते हुए, ऐसे हिलते हुए देखते हैं और उनको इतना एटमॉस्फेयर के साथ हंसी खुशी में देखते हैं, तो पोइट भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं उनके साथ डांस करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो पोइट ने द वर्ड गेज्ड को 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहा है कि वो इतने सुंदर लग रहे थे, उनके चार्मिंग पर्सनैलिटी डैफोडिल्स को देख करके हमारे जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, ठीक है। बट लिटिल थॉट वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जो डैफोडिल्स की इतनी खुशी और डैफोडिल्स को इतना देख करके उनको इतना अच्छा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि उनको अचानक से बहुत सारी वेल्थ मिल गई है, और ये वेल्थ जो है वो किस फॉर्म में, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द स्टैंजा 4 विच इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। In the last stanza, poet starts with, "For oft when on my couch I lie in a vacant or a pensive mood." देखिए ये जो हमारी लाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि डैफोडिल्स में जो पोइट का है वो मूड कैसा है, तो इट इज़ इन अ पेंसिव मूड। अब पोइट क्या कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है जब मैं अपने काउच में लेटने जाता हूँ और मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लगता है, या फिर मुझे कुछ सोचने का मन नहीं होता, या मैं काफ़ी दुखी होता हूँ, उस वक्त जब भी मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ तो मुझे अचानक से ये फूल नज़र आने लग जाते हैं और ये ऐसा लगता है दैट दे आर द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्लिस ऑफ अ सॉलिट्यूड? सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला और ब्लिस का मतलब हो जाता है ब्लेसिंग। तो उनको ऐसा लगता है जब वो आँख बंद करते हैं और जब वो डैफोडिल्स लगते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इस सूनेपन के लिए उनको एक ब्लेसिंग मिल गई है और वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स। और उसके बाद मेरा दिल जो है वो काफ़ी खुशी से भर जाता है, और जैसे डैफोडिल्स डांस कर रहे थे उसी तरीके से मेरा दिल भी डांस करने लग जाता है, ठीक है। तो आई होप ये पोएम मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन की, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो मैंने चैनल में ऑलरेडी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डाल दिया है, तो आप लोग चाहें तो उसको जा कर के वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।